स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है विटामिन। इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया था। पार्ट 1 में हमने विटामिन और विटामिन ए पूरा बताया था। हम बता रहे थे आपको वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के, जिसमें ए पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हमारा विटामिन डी आता है। विटामिन डी, आज हम आपको विटामिन डी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम है 125 डाईहाइड्रो कोले कैल्सिफेरॉल। रासायनिक नाम है 125 डाईहाइड्रोकोले कैल्सिफेरॉल। ये क्वेश्चन एक बार नेट के यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे हम अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी में ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। अस्थि विकृति नाशक विटामिन कौन सा है? हम जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, इसके स्रोत क्या हैं। इसके स्रोत क्या हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं दूध, घी, मक्खन, पूर्ण वसा दूध पाउडर, मछली के तेल, इससे दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं। एक तो ये स्पष्ट होता है कि ये हमें जंतुओं से ही मिलता है, और दूसरा ये स्पष्ट होता है कि ये जो ऑयली चीज़ें होती हैं उनसे मिलता है। तो हम ये जान चुके हैं कि ये हमें कहाँ से मिलता है। उसके बाद हम जानते हैं इसके दो विटामिन डी के क्रियाशील रूप कौन कौन से हैं। अब हम जानते हैं क्रियाशील रूप। पहला है विटामिन D2। पहला है विटामिन D2। ये इसे हम अर्बोस्टिरॉल भी कहते हैं। इसे हम अर्बोस्टिरॉल भी कहते हैं। ये हमें पेड़ पौधों से मिलता है, यानी कि अर्बोस्टिरॉल जो है वो जंतुओं से नहीं, हमें पेड़ पौधों से मिलता है। इसे हम प्रोविटामिन डी कहते हैं। हमने आपको जब विटामिन ए डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि प्रोविटामिन ए कैरोटीन को कहते हैं, क्योंकि कैरोटीन जो है हमें पेड़ पौधों से मिलता है। इसी प्रकार प्रोविटामिन डी के अर्बोस्टिरॉल को कहते हैं, क्योंकि ये हमें पेड़ पौधों से मिलता है। हमें जंतुओं से ये अर्बोस्टिरॉल के फॉर्म में नहीं मिलता है। जब हमें प्रोविटामिन डी जो अर्बोस्टिरॉल है, जब हम इसे अपने भोजन के द्वारा लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जाके तब विटामिन डी में चेंज होता है। दूसरा है विटामिन D3। इसे हम कोले कैल्सिफेरॉल, या 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्रियाशील। विटामिन डी के बारे में सबसे पहले हमने आपको बताया कि इसका रासायनिक नाम क्या है, 125 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है।
इसे हम अस्थि विकृति नाशक विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी हमें प्राप्त कहाँ से होता है, इसके स्रोत क्या हैं, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने बताया आपको कि इसके क्रियाशील रूप हैं कौन कौन से हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। अब हम नेक्स्ट आगे हम जानते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। हम आपको विटामिन डी के कार्य बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि विटामिन डी का अवशोषण जो वसा और पित्त लवण में की उपस्थिति में ही होता है, क्योंकि ये जो विटामिन होता है विटामिन डी, ये हमें जो है जल में घुलनशील नहीं होता है, वसा में घुलनशील होता है और पित्त लवण में भी वसा होती है। तो इसलिए पित्त और वसा दोनों का होना आवश्यक है विटामिन डी के अवशोषण में। विटामिन डी सफ़ेद कलर का एक रवेदार पदार्थ होता है। तो हमने आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, इसके कार्य क्या। तो विटामिन डी के कार्य के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में। सबसे पहला है कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण। हम आपको बता दें विटामिन डी जो है, अगर आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण होता है, अगर वहाँ पे विटामिन डी की अनुपस्थिति होगी तो कैल्शियम और फास्फोरस हम जिस रूप में अपने भोजन में के द्वारा शरीर में लेंगे उसी रूप में वो वापस निकल जाएगा, उसका अवशोषण नहीं होगा। तो इसके लिए अवशोषण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है हड्डियों के निर्माण के लिए। दूसरा है हड्डियों के निर्माण के लिए। हड्डियों के लिए क्या आवश्यक होता है, सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस से जो यौगिक बनता है कैल्शियम फास्फेट, उसका होना। तो उसके लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। तो इसीलिए जब हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशियो है, जो यौगिक बनेगा कैल्शियम फास्फेट, अगर वो प्रॉपर मात्रा में नहीं होगा तो हमारी हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी, उनका नई हड्डियाँ नहीं बन पाएंगी। तो इसलिए इसके लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक है। तीसरा हम जानते हैं दांतों के विकास के लिए। दांतों के लिए भी विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि दांतों में भी कैल्शियम और फास्फोरस यानी कैल्शियम फास्फेट जो यौगिक है वो उसका होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो इनेमल दांत की जो इनेमल और डेंटिन जो परत होती है उसमें कैल्शियम फास्फेट बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए विटामिन डी की अगर अनुपस्थिति होगी तो कैल्शियम फास्फोरस नहीं बन पाएगा। इसलिए दांतों के लिए, हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैराथायराइड हार्मोन के नियंत्रण में। पैराथायराइड हार्मोन से जो ग्रंथि होती है पैराथायराइड, उससे एक हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन क्या करता है कि हमारे शरीर में हमारी जो अस्थियां हैं उसमें जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, अगर ब्लड में भी कैल्शियम और फास्फोरस होता है, तो अगर ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल जो है कम होगा तो ये क्या करेगा, पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलेंगे वो हमारी अस्थियों से कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल कम करके उसको हमारे ब्लड में मिला देते हैं, जिससे वो ब्लड का लेवल कैल्शियम और फास्फोरस का वो सही रहे।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा और नियमित जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, इससे जो हार्मोन निकलेगा वो अगर ये ग्रंथि अति क्रियाशील हो गई, ज़्यादा वर्क करने लगी तो क्या होगा, हमारी हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस निकल के हमारे ब्लड में मिलता रहेगा। लेकिन विटामिन डी की उपस्थिति इसके लिए ये इसका कार्य करती है कि विटामिन डी जो है हड्डियों और कैल्शियम और फास्फोरस की जो मात्रा है वो हड्डियों में नियमित बनाए रखती है कि इस जितना हड्डियों और हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है उतना ही ब्लड के लिए आवश्यक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस को निकलने नहीं देती है। इसलिए रक्त में भी और हड्डियों में भी, दोनों में जो है उसका लेवल, कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल सही रहता है। ये हो गए हमारे विटामिन डी के कार्य। पहले हमने बताया कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में, दूसरा हड्डियों के निर्माण के लिए, तीसरा दांतों के लिए, चौथा पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनके नियंत्रण के लिए, दूसरा ब्लड में जो कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल है उसको नियंत्रित करते। फिर है हमारा, उसके बाद हम आते हैं कार्य हो गए इसके मेन कार्य हमने आपको बता दिए हैं। फिर उसके बाद है कि विटामिन डी जो है हमारे जो स्किन होती है उसमें एक पदार्थ होता है 7-डाइहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। जब हमारी ये जो है स्किन हमारी सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आती है तो उससे विटामिन डी का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसे विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है अब विटामिन डी की कमी के प्रभाव। विटामिन डी की कमी से अगर हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी नहीं होगा तो उसके लिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। सबसे पहला होता है रिकेट्स। ये 6 महीने से 1.5 साल तक के बच्चों में होता है। इससे बच्चों की जो हड्डियाँ, जो ये बच्चों का तालू वाला भाग होता है वो देर से बढ़ता है। इससे बच्चों की जो चेस्ट होती है वो अंदर की तरफ धंसी हुई, जिसे हम पिजन चेस्ट भी कहते हैं, टांगें फैली हुई हो जाती हैं, यानी कि उनमें जो है प्रॉपर मात्रा में हड्डियों का भी विटामिन डी की अनुपस्थिति में जो एक हड्डियों में विकास होना चाहिए वो नहीं हो। ये रिकेट्स हो गया। एक हमारे शरीर में बनता है ऑस्टियोकैल्सिन, जो विटामिन डी की उपस्थिति में ही बनता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा, ऑस्टियोकैल्सिन ऑस्टियोप्रोटीन होती है और कैल्शियम, ये दोनों के मिश्रण से बनता है। और ये जो प्रोटीन होता है ये हमारी हड्डियों में उपस्थित होता है। अगर विटामिन डी की अनुपस्थिति होगी तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट हमारा रिकेट्स हो गया। इससे बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, वो सही से विकसित नहीं हो पाती हैं। टांगों की हड्डियां जो फैली हुई हो जाती हैं, टांगें बोलेक्स जिसे कहते हैं कि धनुषाकार में हो जाती है, पिजन चेस्ट हो जाती है, उसकी छाती जो है अंदर की तरफ धंसी हुई। ये तालू का अग्रभाग जो होता है बच्चों में वो देर से भरता है। ये सब लक्षण है रिकेट्स के। दूसरा है हमारा ऑस्टियोमलेशिया। ये मुख्यतः गर्भवती महिलाओं में देखा जाता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, हमें विटामिन डी की
अतिरिक्त मात्रा आवश्यक होती है। अगर हमें विटामिन डी अतिरिक्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर की हड्डियों से ही विटामिन डी निकल के वो जो हमारे शरीर में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके शरीर में जो बच्चा पल रहा होता है उसकी आवश्यकताएं पूरी होती है। उसकी जो लेडी होती है उसकी हड्डियों से विटामिन डी वो कैल्शियम और फास्फोरस निकलने लगता है, जिससे ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, वयस्क महिलाएं जो होती हैं उनकी हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, एक एज के बाद जब हमारे शरीर जब ये मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है महिलाओं में, तो सेक्स हार्मोन जो सेक्रेटोनिन बनता है वो नहीं बनता है। इसकी कमी से भी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि धीरे धीरे अगर थोड़ा सा भी धक्का लगा, थोड़ा सा भी कहीं गिर गई तो वो टूट जाती है। तो ये हमने आपको बताया कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। पहला रिकेट्स हो गया, दूसरा ऑस्टियोमलेशिया हो गया और तीसरा ऑस्टियोपोरोसिस। इसलिए जो हमारे शरीर के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है वो प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए। अब हम ये आपको बता दें कि विटामिन डी की पर डे हमें कितनी आवश्यकता होती है। विटामिन डी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है और जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनके लिए 10 माइक्रोग्राम, और जो ये इन्फेंट बेबी होते हैं इन सब के लिए, यानी कि 0 से 6 मंथ तक बच्चे को और प्रेग्नेंट लेडी को और लैक्टेटिंग मदर को 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी की आवश्यकता होती है। और हर एज ग्रुप के लिए 5 माइक्रोग्राम, 5 से 8 माइक्रोग्राम विटामिन डी पर डे हमें लेना चाहिए। तो ये हमारा हो गया विटामिन डी कंप्लीट हो गया। हमने आपको पहले बताया विटामिन डी का रासायनिक नाम, इसे और क्या कहते हैं, इसके कार्य क्या हैं, ये कैसे वर्क करता है, ये इसकी क्रियाशील रूप कौन कौन से हैं, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, कितनी आवश्यकता होती है पर डे हमें। तो हमने ये सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए।